दोपहर के 12 बजने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद, देख रहे हैं आप सुपरफास्ट 100। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात प्याज की। प्याज की कीमतें एक बार फिर से आसमान छूने लगी हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज 70 से 80 रुपए किलो के बीच बिक रहा है। आने वाले त्योहारों के मौसम में दाम और बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी प्याज की कीमत 70 रुपए के पार पहुंच गई है। यहां नवयुग मार्केट मंडी में पहले प्याज 50 से 55 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। गाजियाबाद में गोभी 120 रुपए प्रति किलो और आलू 30 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। दिल्ली में प्याज 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं मुंबई में प्याज की कीमत 70 रुपए किलो, पटना में 70, गाजियाबाद में 65 से 70 और लखनऊ में 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है। प्याज के कम उत्पादन की वजह त्योहारों के मौसम में प्याज की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। नासिक मंडी में प्याज 5700 रुपए क्विंटल बिक रही है, यानी आपको आने वाले दिनों में प्याज 100 रुपए किलो खरीदना पड़ सकता है। प्याज ही नहीं, कई चीजों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने जनता का जीना मुहाल करके रखा है। प्याज में जहां सबसे ज्यादा 245% वो बढ़ गया है, तो वहीं सब्जियों की कीमत में 78%, मोटे अनाज में 14%, चावल 20%, अंडा मीट मछली 18% और डीजल 28% तक महंगा हो गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री अपना 63वां जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात करने गांधीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी मां से मिलकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके कई समर्थक भी मौजूद थे। मां से मिलने गांधीनगर पहुंचे मोदी ने इस मौके पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि मां के आशीर्वाद से बढ़कर और कुछ नहीं। का रूप होता है, उनके आशीर्वाद बने रहे। आज मुझको शुभकामना देने वालों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। ये जीवन का बहुत सौभाग्य होता है, मां के आशीर्वाद, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। मोदी का यह जन्मदिन उनके लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि ठीक 4 दिन पहले मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया है। नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी नेताओं ने हवन का आयोजन किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया की अगुवाई में लोधी गार्डन में केक काटा गया। इलाहाबाद में मोदी के समर्थकों ने अपने नेता का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया। संगम के तट पर रेत से मोदी की तस्वीर उकेरी गई। समर्थकों ने मोदी को देश का नया लौह पुरुष बताया। मोदी के जन्मदिन के मौके पर ख्वाजा के दर पर चादर चढ़ाई गई। अजमेर में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने चादर चढ़ाकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुआ की। लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने एक दिन पहले से ही नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया था। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर 63 किलो लड्डू और 63 पटाखा बम लेकर जश्न मनाया। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अहमदाबाद के मणिनगर में पूरा इलाका पोस्टरों से पट गया। मोदी के इन पोस्टरों में अलग अलग जुमलों का इस्तेमाल किया गया है। एक दिन पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने में जुट गए थे। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की तरफ से नमो गीत का तोहफा दिया गया है। मुंबई बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के लिए तोहफा तैयार किया है। हालांकि जिस महिला ने इस गीत को बनाया है वो बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखती। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उनके मुरीद अलग अलग तरीकों से मना रहे हैं। अहमदाबाद के खड़िया इलाके में गणेश आरती के दौरान मोदी के मुखौटे लगाकर पूजा अर्चना की गई। समर्थकों ने मोदी के लिए दुआ मांगी। आज गुजरात में 1 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करना शुरू कर देंगे। गुजरात के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महबूब अली ने दावा किया है कि बहुत जल्द ही अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से मोदी का सम्मान किया जाएगा। बीजेपी की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मोदी की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडोज की संख्या बढ़ाकर 108 कर दी जाएगी। एक तरफ जहां मोदी की सुरक्षा बढ़ाई जाने की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर है कि आडवाणी की सुरक्षा घटाने की तैयारी चल रही है। एनएसजी ने इसके लिए गृह मंत्रालय को खत भी लिखा है।
छत्तीसगढ़ पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आडवाणी का ये रुख इस मायने में खास है क्योंकि मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर आडवाणी खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जिनको के पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है, उस श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात प्रदेश में, जिस गुजरात प्रदेश से मैं भी सांसद हूँ, मैं भी आज संसद में प्रतिनिधित्व करता हूँ गुजरात प्रदेश का, उस प्रदेश ने सबसे पहले यह उपलब्धि प्राप्त की कि कोई गांव न बचे गुजरात का जहां पर बिजली का प्रकाश सब लोगों को, सब नागरिकों को, सब किसानों को न पहुंच सके। दरअसल आडवाणी कल छत्तीसगढ़ के कोरबा में 500 मेगावाट की एक बिजली परियोजना का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। आडवाणी ने इसी दौरान मोदी की जमकर तारीफ की। छत्तीसगढ़ में मोदी की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने आडवाणी पर निशाना साधा है। दिग्विजय ने कहा कि बीजेपी की कार्यशैली पर चिट्ठी के जरिए निशाना साधने वाले आडवाणी को अब अचानक क्या हो गया जो सब कुछ ठीक ठाक दिखने लगा। जो लोग दंगा खुद कराते हैं, जो लोग दंगों में मरने वालों की लाशों पर राजनीति करते हैं, वो और क्या कहेंगे। रायपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्मृति ईरानी ने महिला सम्मेलन के बहाने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। बीजेपी महिला मोर्चा ने रमन सरकार की हैट्रिक बनाने का भी संकल्प लिया। आडवाणी के बहाने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि मोदी अपने लौह पुरुष को छोड़कर लोहा मांगते फिर रहे हैं। मोदी को बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर एक बार फिर नीतीश ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से कांग्रेस को फायदा होगा और विपक्ष की लड़ाई कमजोर होगी। नीतीश ने हालांकि कांग्रेस के साथ जाने की बात को नकार दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के बारां में एक रैली को संबोधित करेंगे। राहुल की इस रैली को देखते हुए बारां में खास तैयारियां की गई हैं। रैली से पहले राहुल काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन भी करने वाले हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को जबरन ट्रेन से उतार दिया गया। शरद यादव आरक्षण महापंचायत में शामिल होने के लिए इलाहाबाद जा रहे थे। गरीब रथ एक्सप्रेस से उतारकर जेडीयू अध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया। यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में आरक्षण की मांग को लेकर इलाहाबाद में महापंचायत बुलाई गई है। बवाल की आशंका को देखते हुए आरक्षण समर्थकों की इस पंचायत पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। चारा घोटाला मामले में रांची की अदालत में आज लालू यादव पर बहस होगी। कल इस मामले में बहस होनी थी, लेकिन फ्लाइट की देरी से लालू यादव के वकील रांची नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट में जवाब देगी। एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। पुंछ के मेंढर और दिगवार सेक्टर में सुबह 8:40 के करीब फायरिंग की गई। महज 12 घंटे के भीतर पाकिस्तान ने दूसरी बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। पंजाब के होशियारपुर में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यहां कस्बा मुकेरिया इलाके में एक टूरिस्ट बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में 24 यात्री जख्मी हुए हैं। दिल्ली के पालम इलाके में बीजेपी विधायक धर्मदेव सोलंकी के चचेरे भाई पर फायरिंग हुई है। हमलावरों ने राज सोलंकी को 3 गोलियां मारी। गंभीर हालत में राज को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में 2 सड़कों के बीच में ट्रक पलटने से जाम लग गया। लाजपत नगर और आश्रम रोड पर जाम लगने से सुबह काम पर जा रहे लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। काफी देर बाद मिट्टी से लदे ट्रक को हटाया जा सका। मुंबई में एक बार फिर से मुसीबत की बारिश हुई है। जोरदार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर के हिंसा प्रभावित इलाकों में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है। अब बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती मुजफ्फरनगर जा रही हैं। आज उमा दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाएंगी और मलिकपुरा गांव का दौरा करेंगी। मुजफ्फरनगर के डीएम के मुताबिक हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात अब सामान्य हैं। डीएम ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इलाके से सेना को हटाकर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाए। इससे पहले सोमवार को पीएम मनमोहन सिंह हिंसा के बाद मुजफ्फरनगर का उन्होंने दौरा किया। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह भी थे। मुजफ्फरनगर हिंसा पीड़ितों से मिलने के बाद पीएम ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इशारों में राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जानमाल की रक्षा करना इनका फर्ज है।
हुई ये बहुत बड़ी घटना है, जो भी पूरी सजा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ सरकार का ये फर्ज बनता है कि जानो माल की हिफाजत की पूरी कोशिश की जाए ताकि लोग एक बार फिर अपने घरों में जा सकता। कल यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मुजफ्फरनगर में हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। यहां वो कई महिलाओं से मिली और उनकी पीड़ा से रूबरू हुई। अपनी कहानी बयां करते करते कई महिलाएं रो पड़ी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मुजफ्फरनगर पहुंचकर हिंसा पीड़ितों का हाल जाना। बैरिकेडिंग के करीब जाकर उन्होंने लोगों का दर्द सुना और सांत्वना भी दी। सोनिया और राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर के तावली गांव का भी दौरा किया। सुरक्षा घेरा तोड़कर यहां उन्होंने हिंसा के चलते प्रभावित लोगों से मुलाकात की। सोनिया राहुल ने राहत कैंप का भी दौरा किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यूपी सरकार के साथ साथ केंद्र पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्त रहते अगर केंद्र ने दखल दिया होता तो मुजफ्फरनगर इस कदर नहीं जलता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर दौरे को सेक्युलर टूरिज्म बताने वाले बीजेपी के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भड़क उठे। दिग्विजय ने कहा कि लाशों पर राजनीति करने वाले ऐसी ही बातें करते हैं। मुजफ्फरनगर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा है कि हिंसा रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए गए। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि हिंसा के दौरान फंसे हुए लोगों को पूरी राहत पहुंचाई गई। एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर हिंसा पर केंद्र सरकार से भी रिपोर्ट तलब की है। केंद्र ने कोर्ट में कहा कि मौके पर 78 कंपनी पारामिलिट्री फोर्स भेजी गई। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा भी दिया गया। मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में बीजेपी विधायक संगीत सोम की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की टीम ने गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में छापेमारी की। हालांकि विधायक जी हाथ नहीं आए। संगीत सोम पर मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज है। गृह मंत्रालय ने देश के 12 राज्यों को अलर्ट जारी किया है। आईबी के इनपुट के बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रची जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यों को खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया। गृह मंत्रालय ने 12 राज्यों के 45 शहरों को लेकर यह अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक शामिल हैं। इनके बड़े शहरों में हिंसा हो सकती है। दिल्ली में धार्मिक स्थल ढहाए जाने का विरोध यूपी के रायबरेली में देखने को मिला है। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में हजारों लोगों ने रोड शो करके जुलूस निकाला। जिले में धारा 144 लागू होने के बाद भी इन लोगों ने जनसभा की। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। सोमवार को आसाराम की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई 18 सितंबर तक टल गई है। निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जोधपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। आसाराम की तरफ से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने पैरवी की। इस बीच आसाराम की पैरवी करने पहुंचे सीनियर वकील जेठमलानी ने पीड़ित लड़की को बालिग बताया है। उन्होंने कहा कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है और बहकावे में आकर उसने आसाराम पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। आसाराम को जमानत देने के पक्ष में राम जेठमलानी ने अपना पक्ष रख दिया है। अब हाईकोर्ट में जेठमलानी के सवालों पर सरकारी वकील और पीड़ित लड़की के वकील 18 सितंबर को अपनी बात रखेंगे। इसके बाद ही जज निर्मलजीत कौर ये फैसला देंगी कि आसाराम को बेल मिले या नहीं। आसाराम की जमानत अर्जी की पैरवी के लिए वकील राम जेठमलानी चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से जोधपुर पहुंचे थे। जोधपुर रवानगी से पहले उन्होंने आसाराम को बेगुनाह बताया और मीडिया को भी हड़काने लगे। प्रेस की बेजवाबदारी है। आपको कुछ मालूम नहीं हकीकत का, न जांच करते हो। देखो कुछ बात नजर में आता है, कहां से ठोक देते हो। क्या नुकसान होता है किसी इनोसेंट आदमी का, वो आप सोचते ही नहीं हो। अब तो जब भी दो चार प्रेस के आदमी जेल में जाएंगे तभी समझोगे। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपी आसाराम की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी, यानी 30 सितंबर तक आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। सुनवाई के दौरान जोधपुर कोर्ट में आसाराम कभी छल्ला उठे, कभी गिड़गिड़ाने लगे। जज से उन्होंने कहा कि जेल में नींद नहीं आती है मुझे और दिमाग की नस मेरी दर्द होती है। जज से वो जेल नहीं भेजने की गुहार लगाते रहे, लेकिन राहत नहीं मिली।
उधर आसाराम के खिलाफ चार्जशीट दायर करने में अभी वक्त लग सकता है। जोधपुर कोर्ट में पुलिस ने अर्जी देकर चार्जशीट फाइल करने के लिए और मोहलत मांगी है। जोधपुर पुलिस ने कहा है कि केस की फरार आरोपी शिल्पी से पूछताछ नहीं हुई है, इसीलिए चार्जशीट फाइल करने में वक्त लगेगा। आसाराम को राहत नहीं मिली तो उनके सेवादार और केस के दूसरे आरोपी शिवा के भी यही हाल रहा। जोधपुर कोर्ट ने शिवा की भी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। शिवा को भी आसाराम की तरह 30 सितंबर तक जोधपुर सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के समर्थकों और साधकों ने गुंडई दिखाई और इंडिया न्यूज की टीम को कवरेज करने से रोक दिया। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर जब छिंदवाड़ा आश्रम के कवरेज के लिए गए तो उनके साधकों ने उन्हें रोक दिया और कैमरा भी बंद करवा दिया। मतले बंद कर ले। ठीक है बस हम लोग बाहर पाकिस्तान के कहीं बाहर। और आसाराम की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। इंदौर में उनके आश्रम को लेकर जिला प्रशासन ने 3 नोटिस भेज करके जवाब मांगा है। जिला प्रशासन के मुताबिक यहां नियमों के खिलाफ आश्रम का निर्माण किया गया है। एमपी के मंदसौर में भी आसाराम बापू के आश्रम को नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि आसाराम सीतामऊ के दम्मा खेड़ी गांव की सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। तहसीलदार और पटवारी ने अतिक्रमण हटाने को कहा है। डेरा सच्चा सौदा के बाबा राम रहीम को पंचकुला सीबीआई अदालत में पेश होने से छूट दे दी गई। सुरक्षा वजहों का हवाला देते हुए उन्हें पेशी से छूट मिली है। बाबा राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई जा सकती है। दिल्ली सरकार जजों को लैपटॉप और आईपैड खरीदने के लिए 1,10,000 रुपए देगी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। साथ ही पटियाला हाउस कोर्ट को इंडिया गेट के पास से हटाकर डीडीयू मार्ग में शिफ्ट करने का निर्णय भी किया गया है। धनबाद के जोगता इलाके में 9 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी रिश्ते में बच्ची का मामा लगता है। रेप के बाद आरोपी ने बच्ची की जान लेने की भी कोशिश की। पीड़ित बच्ची का इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जबलपुर की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर तांत्रिक के जरिए रेप का मामला दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि भूत भगाने की बात कहकर तांत्रिक ने उसके साथ रेप किया और इसमें उसके पति समेत ससुराल वालों ने साथ दिया। पुलिस मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। भोपाल में जेट एयरवेज की फ्लाइट में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का आरोप अशोक लेलैंड कंपनी के वाइस चेयरमैन अशोक कान पर लगा है। भोपाल के गांधीनगर पुलिस ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक 8 साल की मासूम के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि रेप का आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई से सटे ठाणे में एक मनचले ने एक लड़की पर चाकू से जानलेवा हमला बोल दिया। गंभीर रूप से जख्मी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसकी वजह एक तरफा प्यार बताया है। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने 3 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47, 2 विदेशी पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए। पटना से सटे बिहटा में सड़क हादसे में एक 8 साल के बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने बच्चे का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जब पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की तो इन लोगों ने पुलिस के जवानों को बंधक बना लिया। घटना से नाराज लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा। जिस ट्रैक्टर ने बच्चे को टक्कर मारी थी, लोगों ने उसमें तोड़फोड़ की। उसके बाद वीडियो और पुलिस की जिप्सी को भी जमकर नुकसान पहुंचाया गया। कई घंटे तक इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। एनआरआई अनमोल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 4 अनमोल के दोस्त हैं जबकि 2 गार्ड्स हैं। अनमोल की शुक्रवार रात दिल्ली के कालकाजी में पीट कर हत्या कर दी गई थी। दक्षिण पूर्व दिल्ली के कालकाजी में अनमोल की उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो शुक्रवार रात स्थानीय साउथ पार्क अपार्टमेंट अपने एक दोस्त के यहां पार्टी में गया था। झारखंड के धनबाद में जमकर बवाल हुआ है। यहां झरिया इलाके में छेड़खानी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रोड जाम कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में एक ASI के जख्मी होने की भी खबर है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और टीटी के बीच टिकटों को लेकर हुई कहासुनी देखते ही देखते हंगामे में तब्दील हो गई। यात्रियों से अवैध वसूली को लेकर आरपीएफ के कुछ जवान टीटी से बहस करने लगे। इसके बाद सभी टीटी भी एकजुट हो गए। इसके बाद स्टेशन पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। यूपी के रायबरेली में रेल कोच कारखाने के लिए जमीन देने वाले किसानों ने कारखाने का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि उन्हें जमीन के बदले कारखाने में नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन दूरदराज इलाकों में उन्हें भेज दिया गया।
राजस्थान के अलवर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर माफियाओं ने पथराव शुरू कर दिया। भिवाड़ी इलाके के जोड़िया मेवान गांव में हुए इस हमले में आईपीएस पारिश देशमुख समेत 9 पुलिस वाले जख्मी हो गए। गीतांजलि के बच्चों की कस्टडी हासिल करने की लड़ाई में गीतांजलि के मां बाप को राहत मिली है। अदालत से अदालत ने उन्हें 19 सितंबर को 2 घंटे के लिए बच्चों से मिलने की इजाजत दे दी है। बिहार के गया में पुलिस और सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर नक्सलियों के हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 3 घायल हो गए। नक्सलियों ने घात लगाकर पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई। मुठभेड़ में सैप के 2 जवान नवल किशोर और राजेंद्र की मौत हो गई। और अब हम आपको बस्ती की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एसपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं जहां एक महिला बेसुध हालत में पड़ी हुई है। इस महिला का आरोप है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दिया। आरोप है कि पड़ोसियों ने महज इस बात के लिए उसे जमकर पीटा कि इसके जानवर उनके खेत में घुस गए थे। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के देवरिया में अपनी बेटी को दबंगों से बचाने की गुहार लेकर पहुंची महिला को पुलिस ने जलील करके वहां से भगा दिया। महिला ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के पैरों में सिर रख दिया, फिर भी महिला को एसपी से मिलने नहीं दिया गया। मथुरा में आयरन और आयोडीन की गोली खाने से 1 दर्जन के करीब बच्चे बीमार हो गए। गोवर्धन इलाके के प्राइमरी स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों को आयरन और आयोडीन की गोलियां खाने को दी थी। सभी बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर में बेखौफ दबंगों से परेशान एक लड़की ने आग लगाकर जान दे दी। गांव के ही एक मनचले ने लड़की की असमत लूटने की कोशिश की थी। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बदनामी से डरी पीड़ित ने खुद को आग के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सिटी में पेयजल की समस्या बढ़ सकती है। शिवनाथ नदी पर बने बांध का तटबंध टूट जाने से जलावर्धन परियोजना पर असर पड़ने की संभावना है। गुड़गांव में एक नौकर ने अपनी मालकिन से कहा सुनी के बाद उसे चाकू मारकर जख्मी कर दिया और खुद भी तीसरी मंजिल से कूद गया। गंभीर अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुड़गांव में रुचि भुट्टन मौत मामले में आरोपी पति सुमित भुट्टन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। सबूतों के अभाव में सुमित को बरी किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना की एक नगर सेविका के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि शीतल नाम की नगर सेविका ने समीर धारवे की जमकर धुनाई की। असम के सोनितपुर में बंगाल टाइगर के खाला और अंगों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों काजीरंगा नेशनल पार्क इलाके से पकड़े गए हैं। नजीर अहमद और बहरुल हक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। क्या आपने किसी को मूंछों से आरती करते हुए देखा है? अजमेर के रहने वाले मोहन सिंह ने ऐसा करके सभी को हैरान कर दिया। मोहन सिंह ने अपनी मूंछों पर 11 दिए जलाकर भगवान गणेश की आरती की। आज बुढ़वा मंगल का त्योहार है। इस मौके पर कानपुर के पनके मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आज अमंगल दूर करने के लिए भक्तों ने सुबह सुबह हनुमान मंदिर में अपनी हाजिरी लगाई। चैंपियंस लीग T20 में शामिल होने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स, ब्रिस्बेन हीट और टाइटंस के खिलाड़ी रांची पहुंचे। तीनों टीम के खिलाड़ी एयरपोर्ट से सीधे होटल पहुंचे। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो की टीम आज पहुंचने वाली है। 22 सितंबर से लीग की शुरुआत होगी। टीम इंडिया के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की रांची की सड़कों पर बिंदास बाइक चलाते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे धोनी अकेले ही अपनी पसंदीदा बाइक पर घूमने के लिए निकल पड़े। टीम इंडिया के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि धोनी ने उनकी बैटिंग में विश्वास जताया, जिसे उन्होंने चुनौती के रूप में लिया। जब साउथ अफ्रीका के सामने पहला मैच हम जब खेल रहे थे तो उसके पहले वाले दिन प्रैक्टिस के समय मुझे एमएस ने पूछा कि ये सिचुएशन है, अगर आप ओपन करोगे तो बेटर होगा। तो मैंने उनको साफ कह दिया कि यस, ये मेरे लिए चैलेंज होगा और मैं रेडी हूँ। अमेरिका के वॉशिंगटन नेवी यार्ड पर फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है। एरन एलेक्सिस नाम का ये शख्स फायरिंग में मारा गया है। हमलावर बंदूकधारी पूर्व नेवी कर्मचारी था। गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सीरिया में हुए हमले में सेरीन गैस का इस्तेमाल किया गया। सीरिया ने घोटा इलाके में नागरिकों पर सेरीन गैस से युक्त रॉकेट दागे, जिनमें कई लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय मूल की अमेरिकी नीना दावलूरी को जैसे ही मिस अमेरिका घोषित किया गया, वैसे ही ट्विटर पर उनके खिलाफ नस्लभेदी टिप्पणियां शुरू हो गई।
इटली के समुद्री तट पर 20 महीने से फंसे कोस्टा कॉन्कॉर्डिया क्रूज जहाज को निकालने का काम आज पूरा होने की उम्मीद है। जनवरी 2012 में यह जहाज इटली के गिग्लियो द्वीप पर पलट गया था।